बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता 100 दिनों से सिर्फ 100 रोज़ा प्लान का ही गुलगुला चल रहा है। एक तरफ उम्मीदों के यकीन मानिए कि पहाड़ खड़े किए गए, तो दूसरी तरफ तनकीद के भी बेरहम नश्तर बसाने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुल्क की सियासत में पोलराइजेशन तो वाज़े नजर आ रही है। कल वज़ीर आज़म ने 100 रोज़ मुकम्मल होने पर उम्मीदें दिलाती हुई एक तवील तकरीर की, तो आज इस्लामाबाद में उसका जवाब भी आ गया। यूं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और सखर में आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने खुलकर 100 रोज़ा कारकर्दगी को नाकाम क्या कहें माइनस में करार दिया। अगर आपको याद हो कि हमारा एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरा भी किया, मलेशिया। 110 निकाती प्लान उधर के भी वज़ीर आज़म ने दिया था। 100 रोज़ गुजरने के बाद इस पर तनकीद हुई तो वज़ीर आज़म महातीर खुद मैदान में आए थे और तस्लीम किया था कि इब्तदाई अरसे में सिर्फ 2 नुकात पर अमल कर सके और कौम उन पर एतबार करे, वो उन्हें नाउम्मीद नहीं करेंगे, बाकी वादे भी जल्द ही पूरे करेंगे। क्या ही अच्छा होता हमारे यहाँ भी 100 रोज़ा प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब सामने आते, कल एतमाद में लेते, कौम को तस्लीम करते, यकीनन मेरा ख्याल है कि उनकी इज्जत में इजाफा ही होता। और आज के प्रोग्राम में भी हम हुकूमती दावों और हिज़्ब इख्तिलाफ की तनकीद के दरमियान से सच और हकायक जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं, 3 इंतहाई सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से ज्वाइन करेंगी खारजा और दिफाई अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी शौकत पराचा, और सीनियर तजियाकार अमार मसूद से कौन वाकिफ नहीं है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। तो लेडीज़ फर्स्ट, सबसे पहले आगाज़ गुफ्तगू का करते हैं डॉक्टर हुमा बकाई साहबा आपसे। खान साहब की तकरीर से पहले मुख्तलिफ वुज़रा आके अपनी कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब भी आगे आए और उनका ये मानना था कि इन 100 दिनों के अंदर खारजा पॉलिसी को बहुत हद तक क्लियर किया गया है और जो हमारी खारजा का जो ऑफिस है, वजारत खारजा का जो ऑफिस है, वो बहुत हद तक फाल हो गया है। आपको भी ऐसा लगता है कि 100 दिनों में मतवक्के टारगेट पूरे किए गए हैं, इतना ही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था कि कुछ मजीद भी हो सकता था? देखिए, 100 दिनों में पाकिस्तान तो नहीं पलट सकता था और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन, इस पूरा ये जो आपने हाइप देखी, इसमें पीटीआई का अपना भी है। एक तो उन्होंने ये 100 दिन की मुसीबत अपने गले डाली, ये एक वेस्टर्न मैनिफेस्टेशन है। उन्होंने कहा हम भी वो 100 डेज हनीमून पूरा होता है तो उसके हवाले से बात करेंगे। दूसरा बात ये कि आपकी जो अपोजिशन है वो इंतहाई अग्रेसिव है और अग्रेसिव भी है, और ये जो पीटीआई है, जो अगर हम अपना सियासी कंस्ट्रक्ट देखें ना, तो पीटीआई डिसलॉजर है। यानी जो पीटीआई ने जो 2 स्टेटस को की जमातें थी, ट्रेडिशनल जमातें थी पाकिस्तान की, जो आपस में तो एक दूसरे को कंसीड करती थी पावर, लेकिन थर्ड पार्टी को पावर कंसीड करने के लिए शायद मेंटली दोनों जमातें तैयार नहीं थी। तो ये एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान की सियासत में एंटर हुआ है। तो जाहिर है कि इसकी वजह से, बावजूद उसके कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन दरीना अपोजिशन है एक दूसरे से, लेकिन पीटीआई के हवाले से वो आपको बहुत दफा बिलखुसूस अब एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। फिर ये जो एंटी करप्शन कैंपेन है, ये भी मुझे लगता है कि ऑपोजिशन, दोनों ऑपोजिशन जमातों को इसी तरह हर्ट कर रही है और वो भी उनके जुड़ने का बाइस बनते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि आप इमरान खान साहब पर जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन मेरी जिससे भी सिविल सोसाइटी में, एकेडेमिया में जिससे भी बात होती है, वो कहते हैं हाँ जी, गलतियां भी कर रहे हैं, ब्लंडर्स भी कर रहे हैं, इमेच्योर भी हैं, कमजोर भी हैं, पर हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम लाए क्यों इन्हें? हम इसलिए इनको लाए कि हम 2 ट्रेडिशनल स्टेटस को जमातों से तंग आ गए थे। ये वो थ्रस्ट है जो अभी तक कायम है। दूसरा, फॉरेन ऑफिस के हवाले से आपने सवाल किया, मैं बिल्कुल वाजे छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगी। देखिए, फॉरेन ऑफिस, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि तकरीबन 2 साल जो पिछली हुकूमत के गुजरे, उसमें बिलखुसूस वॉइसलेस भी था, फेसलेस भी था। कम से कम ये 100 रोज में जरूर हुआ कि जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है या जो पाकिस्तान का फॉरेन फेस है, उसकी कोई शक्ल है, उसकी कोई स्ट्रक्चर है, उसकी कोई वॉइस है। और शाह महमूद कुरैशी साहब काम कर रहे हैं, उन्होंने भी 1-2 गड़बड़ें की हैं, ब्लंडर्स किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब खुद मेरे ख्याल फैक्टर इन हो रहे हैं फॉरेन पॉलिसी में और उनको इंटरनेशनली बहुत सारी ट्रैक्शन मिल रही है।
चाहे वो मलेशिया जाएं, चाहे वो सऊदी अरेबिया जाएं, चाहे वो चाइना भी जाएं। दो बातें अगर आप क्विकली मुझे इजाज़त देंगे तो मैं करना चाहूँगी। एक तो मैं आपको बताऊँ कि यूएस में अभी ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है, उसने बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बात कही है कि जो अफगानिस्तान की में अमन की कुंजी और अफगानिस्तान से यूएस का ऑनरेबल तौर पे निकलने की दोनों कुंजियां जो हैं वो इमरान खान साहब के पास हैं। और उन्होंने ये बात भी की है कि जो अगला विजिट है, हाई प्रोफाइल विजिट, शायद आप इमरान खान साहब का वॉशिंगटन में देखेंगे। दूसरा, चाइना में, ये मैं आपको बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से बात बता रही हूँ। चाइना की जब आप हाई प्रोफाइल पॉलिसी मेकर्स से बात करें तो आपको एक बड़ी डिफरेंट बात बताते हैं जो इमरान खान साहब के तवस्सुत से अब हुई है। और उन्होंने कहा है कि हमें एक्चुअली इस वक्त रिक्वेस्ट आई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उनका ये विजन है और अब हम उस विजन को फैक्टर इन कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। और वो ये है कि हम मेगा स्ट्रक्चर्स में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे हेल्थ में, एजुकेशन में और पॉवर्टी एलिविएशन में। ये वो नई थ्रस्ट और डायरेक्शन है जो यानी वजारत खारजा में किसी हद तक पिक्चर एक मुस्बत अंदाज में ड्रॉ होती नजर आ रही है। हम गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं, हम गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं डॉक्टर साहबा अमार मसूद साहब को। जी अमार मसूद साहब, डॉक्टर साहबा तो कह रही हैं कि किसी हद तक फॉरेन मिनिस्ट्री एक्टिव नजर आ रही है पिछली हुकूमत की निस्बत, जहां फॉरेन मिनिस्ट्री का नाम ही नहीं था। कई जगहों पे हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस फील हुए, हमें भी कई जगहों पे हम स्पीचलेस भी फील हुए। हमारे सारे हमसायों से हमारा मामला बहुत ज्यादा तंग नजरी की जानिब आ गया था। दीगर मामला जिस पे कहा जा रहा है कि 100 रोजा प्लान के बाद इमरान खान साहब ने अवाम को एतमाद में लिया, आप किसी हद तक उनके खिताब से, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? पहली बात तो ये है कि सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शो में दावत दी और डॉक्टर हुमा बकाई का हम बहुत एहतराम करते हैं, उनकी बात को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। मैं बहुत एहतराम से सिर्फ उनकी बाकी सारी बातों के अलावा एक बात से इख्तलाफ करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा अपोजिशन जो है वो बहुत अग्रेसिव है। अब मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। अग्रेसिव अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब ने की थी जब उन्होंने धरना दिया और मुल्क को बंद करने की धमकी दी लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये ज़्यादा से ज़्यादा असम्बली में तकरीर कर लेते हैं या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, इससे ज़्यादा की बात करें तो फिर इनके मुकदमात खुल जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इन 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से मैं अपना तबसरा दूं तो मैं ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ नज़र से मैंने इन 100 दिनों को देखा है। तो मुझे जो 100 दिनों में कारकर्दगी नज़र आई है वो ज़रा सी मुख्तलिफ ये है। मुझे यूँ लगा कि 100 दिन में हमें ये बताया गया कि करप्शन सिर्फ एक सियासी जमात ने की है। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ना बहुत अच्छी बात है और पिछली हुकूमतों ने जो कीमतें कम रखी थी वो बुनियादी तौर पर गलत बात थी। मुझे ये पता चला 100 दिनों में कि अलीमा खान की आमदनी और असासे बिल्कुल एक जैसे हैं। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के लायक तरीन, फ़हीम तरीन, आकिल तरीन शख्स हैं। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि डेवलपमेंट फंड बंद कर देने से तरक्की की नई राहें खुलती हैं। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि देसी मुर्गियों के अंडों से माशी इनकलाब लाया जा सकता है। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि डॉलर की अभी, हाँ जी, मैं अभी मुझे बात मुकम्मल करने दें। जी। मुझे ये पता चला कि डॉलर की कीमत बढ़ना बहुत अच्छी बात है। मुझे इन 100 दिनों में इस बात का इदराक हुआ कि यू टर्न लेना एक बहुत बड़ी सादत की बात है, बल्कि वो लोग जो वो यू टर्न नहीं लेते वो जाहिल, निकम्मे और नाहंजार किस्म के होते हैं। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि गवर्नर हाउस अगर 4 घंटे के लिए खोल दिए जाएं तो इससे अवाम के तमाम दुख हल हो जाते हैं। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि हेलीकॉप्टर जो है वो 55 रुपये फ़ी किलोमीटर के साथ चलता है। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि भैंसें बेचने से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। मुझे इन 100 दिनों में ये पता चला कि 300 अरब डॉलर जो बाहर कहीं बैंकों में इस मुल्क से धोखाधड़ी करके बाहर कहीं रखे हुए थे वो इस मुल्क में वापस नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि वो तो किसी ने
ऐसी ही बात की थी। तो ये सारी बातें इस 100 दिन की कारकर्दगी मेरी नज़र में बनती है, और इसमें अभी अपोजिशन का कोई रोल नहीं है। इस वक्त एक बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है जो कि बहुत कमज़ोर तरीके से बिहेव कर रही है। अगर ये मुत्तहिद हो जाए, अच्छा, आपको अगर अपोजिशन इन्हें नजर आ रही है मुकदमात वैसे? का, गिरफ्तारियों का खौफ न, अब अभी तक मुझे नहीं आ रही, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्होंने अपोजिशन की है, असेंबली में कोई तकरीर कर दी है या फिर इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चले दी, शौकत इसके भाई को अलावा शामिल कुछ कर भी लेते नहीं हैं किया। गुफ्तगू में। शौकत लेकिन भाई, जो आपको कहीं अपोजिशन नजर आ रही है? क्योंकि मुझे तो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर नेगेटिव एस्पेक्ट पेश कर रहे हैं हुकूमत का, कि 100 दिन में सिर्फ नाकामियां ही नाकामियां हैं, अवाम से लिया ही गया है, दिया कुछ नहीं गया। आपको कोई उम्मीद बरलाई नजर आ रही है कि मजीद अगले 100 दिन का इंतजार करें? बहुत शुक्रिया। पार्टी पोजीशन से हट के मुल्क क्राइसिस में है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुल्क उस वक्त से क्राइसिस में है जब ये 9/11 का मसला हुआ और पाकिस्तान इस जंग में फंस गया। मसलन अगर आपकी इकानमी ख़राब है, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में इतना गैप है, तो वो उस क्राइसिस की वजह से है जो इस जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन की वजह से क्राइसिस आया है। और यही बात आसिफ अली जरदारी साहब भी कहते रहे, यही बात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी समझते थे, और यही बात इमरान खान के जहन में भी है। और ये जो मैसेजिंग हो रही है ऑल अक्रॉस, आपने कल परसों करतारपुर की तकरीर भी सुनी थी कि फ्रांस और जर्मनी अगर मिल सकते हैं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान फासले क्यों नहीं मिट सकते। खुद करतारपुर का कॉरिडोर खोलना, इतना बड़ा फैसला करना, ये उसी क्राइसिस की वजह से निशानदही कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मामला है क्या। इमीडिएट जो प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट का बना वो तो 10 से 12 अरब डॉलर का था। शौकत साहब, आपकी बातों से तो अंदाजा हो रहा है पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से है। साबका हुकूमतों का कोई अमल दखल नहीं है पाकिस्तान का ये हाल पहुंचाने में। देखिए, साबका हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, आपकी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी ना, आप पे एडिशनल सरचार्ज लगे हुए हैं। हर दुनिया में बड़ा मुल्क खड़ा होकर कह देता है, आप खुद भी कह रहे थे कि जी इस खित्ते में हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि 9/11 की मैं बात कर रहा हूँ। मसलन कश्मीर का मसला हमारा मसला था, आज उल्टा दुनिया कहती है कि नहीं जी आपने हाफिज सईद को पाल रखा है, आपने फलां को पाल रखा है। परसों भी 26 नवंबर को तो बाकायदा स्टेट डिपार्टमेंट ने बयान जारी किया। FATF क्या है मुझे ये बताइए? अगर पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया तो फिर क्या बनेगा आपकी इकानमी का, आपके इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का, आपकी इंटरनेशनल डील्स का। यानी अगर हुकूमत कोई भी हो पाकिस्तान की, वो कहे कि जी ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आना चाहिए, आजकल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, इकानमी को बेहतर बनाने के यही चीज़ें हैं, वो नहीं आ सकती क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हैं। पाकिस्तान 3 दिन बंद रह जाता है, फिर उनके साथ मुआहदा कर दिया जाता है, फिर उनको अगली कॉल देते हैं तो डिटेन कर लिया जाता है। ये क्या चीज़ें हैं बताइए मुझे? अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे सरचार्ज हैं, क्या हुआ? 25 अरब डॉलर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सब कहते हैं ख़राब थी। मुल्क की हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स तो पीपल्स पार्टी के दौर में गई थी। नवाज लीग तो 20 अरब डॉलर तक रही, उससे ऊपर नहीं जा सकी। तो क्राइसिस वही है। अब अगर पाक चाइना कॉरिडोर जो है ही नेसेसरली BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है, अगर कनेक्टिविटी में हम कहें चीन को कि जी आप आएँ ज़रा तालीम पे खर्च करें, आप सेहत में खर्च, बड़ी अच्छी बात है, मुल्क को चाहिए तालीम, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सेहत की जो सूरत हाल है वो चाहे मिसाली सूबा पंजाब था या गैर मिसाली सूबा KPK था या जिसको तनकीद की जाती थी कि नहीं शौकत साहब, फ्यूचर प्लान जो दिए हैं कल इमरान खान साहब ने, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें ये नहीं बताया कि पिछले 100 दिनों के अंदर किन किन महाज पे फुलफिल हुए हैं, सिवाय 1-2 मिनिस्ट्रीज के हवाले से कि बचत हमने इतनी की है, एक 26 ममालिक से हम लोगों ने दौलत वापसी के मुआहदे किए हैं। टू बी ऑनेस्ट जी जी 100 डेज कुछ भी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के तनकीद करूं कि 100 दिनों में ये कुछ नहीं कर सके, या कोई अस्पताल नहीं बन सका, या कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी। 100 दिन तो डायरेक्शन होती है, और ये डॉक्टर साहिबा ने दुरुस्त कहा कि कोई कदगन नहीं है इधर यहाँ कि आप 100 दिन आपने गुजारे तो आप शो केस करें अपनी अपनी कामयाबियों को। लेकिन डायरेक्शन में अगर वो अंडे और कट्टे तक रह जाएं
मुल्क की मुआशी पॉलिसियां ठोस बुनियादों पर बनती हैं, ठोस उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं, वो डायरेक्शन होती है। लेकिन जो बात असद उमर साहब भी कर रहे थे, मुझे एज अ पाकिस्तानी ऑनेस्टली, आप भी हैं इधर, अमार मसूद साहब बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हम वाकई आईएमएफ के साथ कोई एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। जो अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का एहतमाम हुआ या नहीं हुआ? 100 रोजा प्लान के कल की जो इमरान खान की तकरीर थी उसमें डायरेक्शन का एहतमाम हुआ है कि नहीं हुआ? तमाम मिनिस्ट्रीज के हवाले से क्या आने वाले वक्त में कुछ मिनिस्टर्स के प्रोफाइल चेंज होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? हुमा बकाई साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, अमार साहब का पिछले हाफ में ये मानना था कि कोई होप्स हाई नहीं है, हर तरफ से उनको नेगेटिव वाइब्स ही आ रही हैं हुकूमत के इन 100 रोज़ा प्लान पे। लेकिन जब हमारी बात हो रही थी शौकत प्राचा साहब से तो उनका ये कहना था कि 100 दिन बहुत ज़्यादा थोड़े हैं किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाने के लिए। लेकिन हमें मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यौम तासीस पर खिताब हो, वो गालबन ये तमाम अफराद 70 सालों का हिसाब ले रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत डायरेक्शन पे आ चुकी है, विजन क्लियर है उन्हें कि हमने पहुंचना कहां तक है? आप 1 मिनट पीटीआई की हुकूमत को हटा दीजिए, ठीक है? अगर पीएमएलएन इलेक्शन जीत के हुकूमत में आ जाती तो क्या ये इसी पॉलिसीज के साथ हुकूमत चलाते कि जिनका फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुल्क से भागा हुआ है, ही इज एन एब्सकॉन्डर और वो चोर है, और उसकी जो गलत पॉलिसीज थी इंक्लूडिंग कीपिंग द डॉलर वेयर इट वाज, जो मैं और आप आज भुगत रहे हैं, ये जो डॉलर 140 से ऊपर आज खेल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये 100 दिन की पॉलिसीज पे डॉलर 140 पर है, ये 100 दिन की पॉलिसीज पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स बढ़ गए, जबकि हम तवातुर के साथ ये कहते हैं कि हमें मुश्किल माशी फैसले करने ताकि मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म आ सके, ताकि हम अपनी मईशत को ठीक कर सके, ताकि बार बार हम पिछली हुकूमतों पे मलबा ना डालें। अगर इसाकदार साहब बिल्कुल सही थे और जो उन्होंने किया 8 साल वो सही था, तो आए और हुकूमत को फेस करें, क्यों बाहर बैठे हुए हैं? आपने सुना है किसी मुल्क में, किसी इज्जत वाले मुल्क में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भागा हुआ है मुल्क से? सो प्लीज टेल मी कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ये इस वक्त भी हम उसी पे, ये पीटीआई भी उसी तरह चले, डॉलर को आर्टिफिशियली नीचे रखे, सर्कुलर डेट की फिक्र ना करें। मैं आपसे गुजारिश के साथ कर रही हूं कि अब महंगाई और भी बढ़ेगी पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इस वक्त जुड़ गया है हमारी नेशनल सिक्योरिटी से। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास इस वक्त यूके से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ये वेस्ट को खटकते भी हैं और इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन उसको रोल बैक करने का एक तरीका भी है। ऐसे में अगर सऊदी अरब से जाके पैसे लिए तो क्या जमाल काशोगी की चीज की बात करनी चाहिए, या पाकिस्तान को जो ब्रीदिंग स्पेस मिली है उसकी बात करनी चाहिए, या ये कहना चाहिए कि ये पैसे हैं क्या, ये तो सिर्फ रखने को मिले और डेफर्ड पेमेंट्स हैं? 70 साल की हिस्ट्री उठा के देखिए, हर हुकूमत ने डेफर्ड पेमेंट मांगी है। ये क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म ना करें। फॉर 1 सेकेंड ये देखें कि अगर आप हुकूमत में होते तो आप क्या करते। हाँ, पीटीआई के पास थोड़ी सेंस ऑफ डायरेक्शन की मुझे कमी नजर आती है, लेकिन मुझे कम से कम नियत साफ नजर आती है, और मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है। मुझे कम से कम ये जरूर नजर आता है कि एक जमात है जिसको ये भी फिक्र है कि पाकिस्तान की मईशत को भी ठीक करना है और शायद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है, और अगर वो गलत फैसले करती है और एक पब्लिक आउटरेज आती है उस फैसले के हवाले से, तो वो बैक ट्रैक करती है, जो जमहूरी हुकूमतों का खासा होता है। ठीक जी, अमार साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई शक नहीं कि इमरान खान की जाती नीयत में ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि दुनिया कह रही है कि वो नीयतन बिल्कुल सही है, डायरेक्शन में थोड़ी नोक पलक सही होने वाली बाकी है, लेकिन अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो डायरेक्शन बेहतर हो सकती है। हाँ, एक तो बात ये देखने की है कि मतलब दुनिया कह रही है, ये कोई बेहतरीन सहाफ़ती जुमला नहीं है
मतलब किसी एक शख्स ने फलां जगह दुनिया में पॉइंट आउट करके ये बयान दिया है तो फिर इस पे बात हो सकती है, या आम लोगों का ख्याल है कि खान साहब की नीयत ठीक है, तो ये सहाफ़ती तौर पर ये जुमला दुरुस्त नहीं है। मैं अपने इस अल्फाज तरह वापस की लेता हूं। assumptions पर हम नहीं चल सकते। वो हल्का अहबाब जिनके साथ हम पिछले 90 रोज में या 100 डेज में मिले, चाहे मुल्क के अंदर या बैरून मुमालिक में, मैं जिन जिन जगहों पे गया, उन सब का मैक्सिमम मानना यह है कि खान साहब जाती तौर पर क्लियर हैं, वो करप्ट आदमी नहीं है। अब क्लियर होगी बात? अच्छा देखिए, पता है क्या, ये जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन और रियलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिस बात से इत्तफाक किया जा सकता है वो ये बात है कि 100 दिन में हुकूमत की कारकर्दगी को जज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग जज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि 100 दिन में ये वादे पीटीआई की हुकूमत ने किए थे। कल शहजाद अरबाब साहब ने, अगर आपने वो तकरीर उनकी सुनी हो, जी जी। उन्होंने खुद कहा कि हमें इतना एग्जैजरेटेड किस्म का 100 दिन का प्लान देने से मना किया गया था क्योंकि फिर हम बाद में फंस जाएंगे। ये उनके अपने अल्फाज हैं। तो वो तो नहीं फंस तो गए हैं इस मुल्क के अवाम। दूसरी बात ये है कि वसीम अब्बासी की द न्यूज़ में स्टोरी आप देखें, 1,000 रुपए की 1,000 रुपए की करप्शन है जो जनरल मुशर्रफ के नाम। किसी के अंदर जुर्रत है कि सवाल करे, बात करे, अदालत में पेश करे, मुल्ज़ो JIT बनाए? ये सब कुछ नहीं हो सकता। ये एक मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है। देखिए अवाम, मैं कुछ बोलूं आपके, आप ही से सवाल है अमार साहब, आपसे ही सवाल है अमार साहब, आपसे ही सवाल है। आप परवेज मुशर्रफ, आप अक्सर गुफ्तगू में परवेज मुशर्रफ को बीच में ले आते हैं और एक दो ऐसे हिस्ट्री के करैक्टर्स को ले आते हैं जिनके ऊपर अभी तक इतनी बात नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। यूं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हालिया केस है इसहाक डार साहब, उनको इधर आना है। रही बात रियासत के हवाले से जो तनकीद की जाती है अपोजिशन की, जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल्स देता हूं, अगर ट्रंप को जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने अपने ट्वीट के जरिए, तो पूरी रियासत का जितनी भी पार्टीज थी उन सबको उसके पीछे खड़ा होना चाहिए था। इमरान खान की टोन को तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर जब दोस्ती का पैगाम भेजा गया भारत की तरफ तो जवाब आया नेगेटिव में। जब पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया कि एक अक्लमंद हुकूमत के लिए अक्लमंद सरबराह का होना बहुत जरूरी है, अगेन इसके ऊपर कि सफारती अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। ये वो तमाम जुमले हैं जिसका हुमा बकाई जिनकी तरफ इशारा कर रही थी। बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन आप देखिए तस्वीर के दो पहलू होते हैं हमेशा। एक पहलू से आप तस्वीर को जज नहीं कर सकते। ये जो आप भारत के साथ ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में हमने देखा 1 अरब आबादी वाले मुल्क का वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आया। अब जो सूरत हाल है कि करतारपुर आप खोल रहे हैं और सेलिब्रिटी बना रहे हैं, हीरो बना रहे हैं एक कॉमेडियन को, तो क्या अगर उस वक्त वो शख्स जिससे मिलने मोदी आया था वो गद्दार था, तो अब ये मुहिब्बे वतन कैसे हो गए? दूसरा, माशी फ्रंट पे सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए अवाम को ये बात नहीं समझ आती कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, GDP क्या होता है, डॉलर के बढ़ने से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है अमार साहब, शौकत साहब को भी शामिल कर लूं ना गुफ्तगू में, शौकत साहब को भी शामिल कर लूं, ये बहुत दूर से आए हैं। शौकत साहब को भी शामिल। जी शौकत साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे डॉक्टर हुमा बकाई साहबा को, अमार मसूद को? देखिए बात जब इन हालात में हो तो हालात पार्टीजनशिप का शिकार हैं। एक नुक्ता नज़र दूसरे नुक्ता नज़र को कॉन्फ्रंट कर रहा है। जब से इलेक्शन हुए मसलन अभी तक वही बात चल रही है। डॉक्टर हुमा बकाई साहबा इसहाक डार की बात कर रही हैं, दूसरी साइड कहती है कि जी ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी कह रहे थे कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया जा रहा है। तो फिर क्या बिलावल भुट्टो जरदारी गलत बात कर रहे हैं, इसहाक डार गलत बात कर रहे हैं, असद उमर गलत बात कर रहे हैं? ये कम अज़ कम मेरा ये जज करने का मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, या मैं कहूँ कि मेरा काम नहीं है। मेरा काम है हकायक को सामने रखना। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस मुल्क में कौन नहीं जानता कि करप्शन होती रही है और करप्शन होती है, लेकिन ये भी तो फिर होना चाहिए कि एहतसाब सबका हो, बिला इम्तियाज़ हो।
जिन जिन के खिलाफ केसेस हैं, अगर आधे पकड़े हुए हों और आधे बाहर फिर रहे हों, तो वो नज़र आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। उसके लिए फिर परसेप्शन और रियलिटी तो मर्ज हो जाती हैं आपस में कि नहीं जी हाँ, एक लाइन है, वो इधर हैं लाइन के, तो वो पाक साफ हैं, परहेजगार हैं। शौकत साहब, जेआईटी ने आजम सवाती साहब के खिलाफ रिपोर्ट दे तो दी है, अब सुप्रीम कोर्ट की डोमेन है, वो क्या फैसला करते हैं? जेआईटी आपको कौन साफ बचता हुआ नजर आ रहा है? आजम सवाती के ऊपर, ओ भाई मेरे भाई बात सुने, हम करप्शन की बात कर रहे हैं, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं। हम करप्शन के बड़े बड़े केसेस की बात कर रहे हैं, हम बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, हम बैरून मुल्क भागे हुए लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हुआ और वो जेलों में पड़े हुए हैं या उनको पकड़ा गया है, उनको जेलों में वो रहे और फिर उनकी जमानतें हुई। हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं जो बात कर रहा हूँ, यानी पीपल्स पार्टी के हवाले से ये जो जाली अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, एक तासर बना दिया गया कि ये तो सबके पीपल्स पार्टी वालों के पैसे हैं। वो पैसे केपीके में भी निकले, यानी बिग अमाउंट्स जो निकले हैं करोड़ों में, वो तो सियालकोट में, शकरगढ़ में भी निकला थे अकाउंट्स, कुछ पंजाब में भी निकले थे। ये जो तासर बना दिया जाता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर तो पकड़ना है तो सबको पकड़ा जाए। भाई हम नहीं है किसी की जिम्मेदार, अगर जिसने करप्शन की है इस मुल्क में, आप सबको पकड़ें, सबसे पैसे रिकवर करें, लेकिन जहां एक तासर पैदा हो जाए इंसाफ की फराहमी में कि ये इम्तियाजी है, तो उसमें फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। मैं सिर्फ उस जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि आगे बढ़ें, बिस्मिल्लाह करें। तासर को कैसे रफा करें? पॉलिटिकल पार्टी ने अपने मन, शौकत साहब, उस तासर को कैसे रफा करें? रहा हूं कि सबको पकड़ें। अरे भाई मैं कहता हूं सबको पकड़ें। थोड़ा वक्त लगेगा ना, आज आपने सुना, कैसे पकड़े जाएंगे? आज पीएमएलएन के आज साबिक वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि जी आधी कैबिनेट इनकी वो है कि अगर बिला इम्तियाज एहतसाब हो जाए तो वो भी पकड़े जाए। आपको नहीं पता किन किन लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। सबको पकड़ें भाई, जिसने करप्शन की है। जिस तरह नैब चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि एहतसाब सबका, जिस दिन एहतसाब सबका हो गया, यकीन माने ना IMF के पास जाना पड़ेगा, ना सऊदी अरब से पैसे लाने पड़ेंगे, ना चीन की तरफ देखना पड़ेगा, ना UAE की तरफ देखना पड़ेगा। ठीक, बिला इम्तियाज एहतसाब दरकार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी शौकत पराचा साहब से, तो उनकी गुफ्तगू का लुबे लुबाब ये था कि एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड हो तो किसी को तकलीफ भी नहीं होगी, बैरून मुल्क हमें कशकोल लेके भी जाना नहीं पड़ेगा, चाहे सऊदीया हो, चाहे चाइना हो या दुबई हो, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्री करती हैं इस चीज़ से? क्योंकि इमरान खान के इलेक्शन कैंपेन में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नारा भी यही था, एहतसाब सबका, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। दावा तो वो कर रहे हैं कि 26 ममालिक से MOUs साइन हो गए हैं। आपको होप्स हाई लग रही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही बात है। अक्रॉस द बोर्ड करें, जिस सबका करें, जिससे शिकायत है उसकी केस फाइल करें, और केसेस रिसीव भी हो रहे हैं। अभी अलीमा साहिबा का नाम लिया गया था, उसका भी नोटिस लिया चीफ जस्टिस ने। PTI वालों ने कहा वो उनकी बहन है, लेकिन वो लॉ से बिल्कुल मुबर्रा नहीं है। उनके बनीगाला पे भी केस हुआ हुआ है। आई डू इट अक्रॉस द बोर्ड। और आप लोगों की तो हुकूमतें कितने साल रही भाई? पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PMLN भी हुकूमत में रही। इलेक्शन में आप कहते थे सड़कों पे घसीटेंगे, इलेक्शंस के बाद आप कहते थे ना मैं तुम्हें पूछता हूँ ना तुम मुझे पूछो। इस पैराडाइम से तंग आकर अवाम ने तीसरी कुव्वत को पॉलिटिकल स्पेस दी है। और आज तकरीर में भी बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि सत्तर की अवाम, सिंध की अवाम अंधेरे में है, भूख से मर रही है। इन 100 दिनों के अंदर वो इन तमाम चीजों का हल चाहते हैं, हालांकि एक दहाइयों से हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। आप सबसे बुरा हाल, मैं आपसे गुजारिश करूं, जाइए आप, शर्म की बात है। मैं आई हैव बीन अ सपोर्टर ऑफ बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन जाके लड़काना का हाल तो देखो, बदीन देखो। ये बात करते हैं पीपल्स पार्टी। ये अभी एंग्रो में से एक रेजिग्नेशन आई है क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं उनके एंटी पीपल एटीट्यूड से जच हो गए। आप अपनी जवाबदेही करने को तैयार नहीं है। हाँ, उंगली उठाने को हम सब तैयार हैं। खुदा का वास्ता क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी कीजिए।
कांस्टेबल्स को 10 रुपए लेने की रिश्वत पे पकड़ना बंद कीजिए और जो चोर हैं उन्हें पकड़िए। मुझे तो इससे कोई एतराज नहीं है, प्लीज कीजिए। नैब के अभी जो केसेस हैं वो तो वो हैं जो इनकी हुकूमतों के दौरान बने थे, वो केसेस चल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मसला क्या है। और अगर है तो जो सही दरवाजा है उसे खटखटाइए। अरे मेरा जो बात कही जा रही है बिल्कुल सही है, अक्रॉस द बोर्ड कीजिए, इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, काउंटर अटैक कीजिए, लेकिन आपको ऑपोजिशन क्या कर रही है? बिल्कुल बजा फरमा रहे थे अभी मेरे फाजिल साथी, थोड़ा बहुत शोर करती है, कोई सड़क पे नहीं निकल रहा क्योंकि पता है कि सड़क पे सपोर्ट नहीं है। थोड़ी बात हम इस 100 डेज में रहें तो अगर ज्यादा आइडियलाइज नहीं होता कि इमरान खान को तनकीद का सामना कल की स्पीच पर इस वजह से ज्यादा करना पड़ रहा है कि उन्होंने कुछ बातों का कन्फेस नहीं किया कि हाँ यार ये टारगेट्स मैं नहीं अचीव कर सका, आई एम सॉरी, आने वाले दिनों में मैं करने की कोशिश करूंगा। ये चंद जुमले उन्होंने नहीं बोले। हो सकता है उन्होंने वो और अगर वो और फोर्थ राइट और ऑनेस्ट हो जाते तो शायद बेहतर हो जाता, लेकिन उन्होंने एक रोड मैप देने की कोशिश की अपनी तकरीर में। और मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान साहब सब कुछ सही कर रहे हैं, बहुत सारी ब्लंडर्स हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, उनके मिनिस्टर्स बाज दफा ऐसी बातें कह जाते हैं जो बहुत नुकसानदेह होती हैं, ये तमाम मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इमरान खान प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब टाइम थोड़ा कम है, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं, अमार साहब की तरफ बढ़ जाऊं जरा प्लीज। जी अमार मसूद साहब, ऑपोजिशन की बात बार बार आ रही है कि ऑपरेशन कोई कह रहा है बहुत तगड़ी है, मुझे तो ऑपोजिशन नजर ही नहीं आ रही, जो है या तो वो जेलों में या आने वाले दिनों में जेलों में जाने की तैयारियों में है। जिस तरह मुझे नैब की जो फाइंडिंग्स नजर आ रही हैं या FI की जो फाइंडिंग नजर आ रही है, कौन इस हुकूमत की सिमत को दुरुस्त रखने में कामयाब होगा, कौन तनकीद करेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखें कि कोई आपको ऑन ग्राउंड भी बंदा नजर आ रहा है? मेरे ख्याल में अपोजिशन मोबिलाइज कर सकती है, इसलिए कि अगर इमरान खान ने 1 करोड़ 78 लाख वोट लिए हैं तो 1 करोड़ 25-30 लाख इन्होंने भी लिए हैं, तो इसका ये मतलब है कि लोग तो इनके साथ भी हैं। मोबिलाइज क्यों नहीं कर रहे, अपने बुनियादी बयानिए की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वो जो मियाँ साहब ने शुरू किया था वोट को इज्जत दो, उसके बाद खामोशी क्यों इख्तियार कर ली? उसके 2-3 तौजीहात हो सकती हैं। पहली तो तौजीह अभी कल परसों मियाँ नवाज शरीफ ने खुद बताई कि अगर मैं बोलूँगा तो मीडिया नहीं दिखा सकेगा, ना छाप सकेगा, और ये बात एक हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती तो आज तलत हुसैन, इम्तियाज आलम, नुसरत जावेद, मतीउल्लाह जान, मुर्तज़ा सोलंकी आज अपनी नौकरियों पे होते ना भाई। ये साहब आपकी भी कोई बातें एडिट हुई हैं आज तक? ये हमें कॉलम सेट के बात करें, कॉलम तो हमारा भी एडिट हो जाता है। मीडिया में इन बड़े बड़े, अब इन जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई शख्स, ये नहीं इंटरनेशनली भी कोई नहीं कह सकता कि ये सहाफ़ी नहीं है, ये बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े लोग हैं, आपका नाम भी तो उसी फहरिस्त में है। तो इस तरह चीज़ों को कर्ब नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये है कि अगर इस स्टेज पे अपोजिशन पब्लिक को मोबिलाइज करेगी और उसके ज़रिए हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी, तो उन्हें इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि इमरान खान साहब एक सियासी शहीद बन जाएंगे और ये मसला ख़त्म नहीं होगा। इस हुकूमत से इंतकाम का बेहतरीन तरीका ये है कि इस हुकूमत को उसी तरह हुकूमत करने दी जाए जिस तरह ये हुकूमत कर रहे हैं। ठीक के बाद ठीक, वक्त की कमी है हमारे साहब। शौकत प्राचा साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं गया था, उसकी ताबीर कितनी भयानक है। ठीक जी शौकत भाई, आप बताएं, हल यही है कि इस हुकूमत को हुकूमत करने दिया जाए, होप्स बेशक कोई ना रखें, आपको भी ऐसा लग रहा है? ये तो खैर ओवर सिंप्लीफाइड चीज़ें हैं कि अगर अपोजिशन सड़कों पे आ जाए तो उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी। फ़र्क ना पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा है, ना पंजाब असेंबली में बहुत ज़्यादा है। अब तो 8-8 सीटों का फ़र्क रह गया, 6-6 सीटों का। और आपने देखा कि जनरल इलेक्शन के बाद जब बाई इलेक्शन हुए तो वो भी जिनकी सड़कों पे सपोर्ट ना होने की बात की जा रही है, उनको भी बहुत सारी सीटें मिली हैं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत करने दी जाए, ये मैंडेट दिया है अवाम ने वोट दिया है, उन्होंने हुकूमत बनाई है, दे हैव गॉट ऑल द राइट टू गवर्न। अब उसमें हम तंज शामिल कर लें या उनका मैंडेट तस्लीम कर लें, मुझे तो अपोजिशन में इतनी ताकत इस वक्त नजर नहीं आ रही कि वो सड़कों पे आ जाए बाहर।
नहीं, क्यों सड़कों पे आ जाएं? देखिए अभी तो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, कौन चाहता है कि सड़कों, और जब अवाम तंग होती है फिर वो खुद ही आ जाया करती है। वो अपोजिशन जमातें एक ट्रिगर किया करती हैं, अपोजिशन जमातें अपनी बात कर रही हैं। मसलन डॉलर अगर एक दिन में 8 रुपए महंगा होता है, वजह जो भी हो, देखिए डॉक्टर साहबा की बात दुरुस्त थी कि कोई आज की पॉलिसी की वजह से तो नहीं डॉलर महंगा हुआ, बट एक आम आदमी जैसे अमार मसूद साहब ने कहा कि उसको नहीं पता यार ये करंट अकाउंट खसारा क्या होता है, ये डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मिले ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है। उसको एक 99% जो पॉपुलेशन है उनको ये पता है कि यार आज कुकिंग ऑयल 10 रुपए मजीद महंगा हो गया, आज सब्जी का रेट, कल मैंने टमाटर अगर 30 रुपए खरीदे हैं तो आज वो 40 रुपए हो गए। यही होगा ना 8 रुपए डॉलर बढ़ने से। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले में एक दिन में 8 रुपए गिरेगा तो उसका असर किस पे होगा? जहां हुकूमत का अपने ऊपर प्रेशर मॉनेटरी टर्म्स में आएगा तो आवाम पे तो उनकी जेब पे आएगा, उनके चूल्हे पे आएगा, दाल दलिया जिसको कहते हैं, चूल्हा जलना जिसको कहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं तो सबसे ये हमेशा कहा करता हूं कि जो क्राइसिस है मुल्क का, उसमें पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे को नीचा दिखाना, करप्ट कहना, बदमाश कहना, जो भी टर्मिनोलॉजी अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में आ गई है, उससे हट के कम अज कम इस क्राइसिस से मुल्क को निकालें, किसी डायरेक्शन में लेके मुल्क को निकालना जरूरी है। बहुत शुक्रिया शौकत प्राचा साहब, अमार मसूद साहब, डॉक्टर हुमा बकाई साहब हमें कराची से ज्वाइन किया था। बहरहाल 100 दिनों की पॉलिसी के हवाले से इतना कम अज कम तय है कि पाकिस्तान में पहली बार किसी लीडर ने, किसी वजीर आजम ने 100 दिन बाद अवाम के सामने अपने आप को पेश किया है कारकर्दगी के हवाले से, और शायद आने वाले 100 दिनों का प्लान भी उन्होंने कल की तकरीर में ही दे दिया है, लेकिन आने वाले वक्त में नताइज से अवाम ज्यादा खुश होगी। फिलहाल अवाम सब्र पर ही इक्तफा करे। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।